Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. इस वीडियो के अंदर हम MGPE 008 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे आंसर्स हैं गाइस वो बायलिंगुअल होंगे, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड गाइज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने अभी तक अपने नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को परचेज नहीं किया है, अगर आपने अपने MGPE 008 एग्ज़ाम के लिए अभी तक गेस्ट पेपर नहीं लिया है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जो है अपने गेस्ट पेपर्स को ले सकते हैं। आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी का गेस्ट पेपर हमारे पास अवेलेबल है। ओके, सो नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है। बाकी के मेरे जो भी वीडियोस हैं यानी कि कंप्लीट जो मेरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो क्वेश्चन है कि हाउ डज गांधीज अप्रोच टू नॉन वायलेंस, गांधी की जो अप्रोच है नॉन वायलेंस को लेकर वो आपकी पैसिफिज्म से कैसे अलग है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। पैसिव हो जाना, पैसिव का मतलब क्या होता है कि किसी से भी कुछ भी बात मत करना, एकदम पैसिव होके बैठ जाना, शांतिवाद टाइप का, कुछ पूरी शांति बना के रखना। सो गांधीज अप्रोच टू नॉन वायलेंस डिफर्स फ्रॉम पैसिफिज्म इन पर्पस, मेथड एंड मॉरल एंगेजमेंट। ठीक है, तो गांधी का अहिंसा का दृष्टिकोण शांतिवाद के उद्देश्य, तरीका और नैतिक दृष्टिकोण में भिन्न है। पैसिफिज्म जनरली मीन्स अपोजिशन टू वॉर और वायलेंस। तो जनरली हम क्या देखते हैं कि पैसिफिज्म का मतलब क्या होता है, युद्ध या हिंसा का विरोध करना। ऑफन एज अ पैसिव रिफ्यूजल टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्लिक्ट, कि मैं किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पार्टिसिपेट करूंगी, दैट इज पैसिफिज्म। इट इज लार्जली डिफेंसिव होता है ये। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि आप सामने नहीं आ रहे हो, यू आर अवॉइडिंग कन्फ्रंटेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैसिफिज्म। फिर गांधी का नॉन वायलेंस ऑन द अदर हैंड क्या है, एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव है, यानी कि it is not just the refusal to harm others but a deliberate strategy to resist injustice। क्या है ये केवल दूसरों को नुकसान न पहुंचाने का माध्यम नहीं है बल्कि असमानता और अन्याय का विरोध नैतिक और सत्य आधारित तरीकों से करना है। तो गांधी के अनुसार गांधी बिलीव्ड दैट नॉन वायलेंस रिक्वायर करेज, डिसिप्लिन एंड द विलिंगनेस टू सफर फॉर जस्टिस। क्या कि अहिंसा के अंदर क्या होता है कि अगर आपको अहिंसक बनना है तो आप में साहस होना चाहिए, आप में अनुशासन और आपके अंदर न्याय के लिए खुद आपके अंदर कष्ट उठाने की क्षमता होनी चाहिए। देन यू कैन बिकम नॉन वायलेंट। पैसिवनेस इज डिफरेंट। पैसिवनेस में आप क्या कर रहे हो कि आप दूर खड़े हुए हो, आप वहां पे आ नहीं रहे हो, आप कुछ भी प्रमोट नहीं कर रहे हो, आप कन्फ्रंटेशन ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप डिफेंसिव हो रहे हो, दैट इज पैसिफिज्म। बट नॉन वायलेंस इज डिफरेंट। इन नॉन वायलेंस आप में करेज होना आवश्यक है। नॉन वायलेंस का एम है ट्रांसफॉर्म करना है ऑपरेसर को भी, सोसाइटी को भी। केवल वायलेंस को अवॉइड कर देना इज नॉट इनफ, आपको दूसरे व्यक्ति को भी शांत करवाना है। नॉन वायलेंस फॉर गांधी इज अ प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। गांधी के लिए क्या है नॉन वायलेंस, जीवन का प्रिंसिपल है, नॉट जस्ट अ स्ट्रेटेजी। ये केवल एक स्ट्रेटेजी उनके लिए नहीं है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है जहां पे आपको गाइस नोट लिखना है, राइट अ नोट ऑन दी फेमिनिस्ट एनवायरमेंटल अप्रोचेस टू पीस। ठीक है, शांति पर नारीवादी और पर्यावरणीय दृष्टिकोण पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दोस्तों फिर से देना चाहती हूँ कि जो भी मेरी प्लेलिस्ट में गिवन क्वेश्चंस हैं वो सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। लास्ट ईयर दिसंबर सेशन का वीडियो हो या अभी रिसेंटली आपका जून वाला जो 2025 वाला वीडियो है वो वीडियो हो, आपको क्या करना है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको जो भी आपके मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं वो आपको कवर ज़रूर करने हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ओके, सो नाउ फेमिनिस्ट अप्रोच क्या है और एनवायरमेंटल अप्रोच क्या है, दोनों को जानेंगे। फेमिनिस्ट एंड एनवायरमेंटल अप्रोचेस टू पीस ऑफन ब्रॉडर एंड मोर इंक्लूसिव पर्सपेक्टिवनेस, की मतलब आपका जो पूरा पर्सपेक्टिव है उसको थोड़ा सा वो चेंज कर देते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के व्यू से। ट्रेडिशनल से आप थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, उसमें चेंज हो जाता है। तो नारीवादी और पर्यावरणीय दृष्टिकोण पारंपरिक सुरक्षा केंद्रित दृष्टियों की तुलना में शांति की क्या देता है आपको, शांति की एक व्यापक और समावेशी जो समझ है
वो प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो है फेमिनिस्ट अप्रोच आप जानेंगे। तो फेमिनिस्ट थ्योरी गाइज एम्फेसाइज करती है दैट पीस इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ वॉर। क्या कि जो युद्ध की अनुपस्थिति केवल शांति नहीं होती है, बट ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। वहाँ पे क्या होना चाहिए, न्याय, समानता और मानव की गरिमा भी होनी चाहिए। दे हाईलाइट हाउ जेंडर इनइक्वालिटीज, पैट्रियार्की एंड डिस्क्रिमिनेशन कंट्रीब्यूट टू वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो किस बात पे ये ध्यान देते हैं, जो आपके नारीवादी हैं दोस्तों, वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लैंगिक असमानताएं, पितृसत्ता और भेदभाव हिंसा और संघर्ष को जन्म देते हैं। कि आज अगर हमें इतनी हिंसा और इतना संघर्ष देखने के लिए मिल रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, यही लैंगिक असमानताएं हैं और पितृसत्ता दोस्तों उसके पीछे का रीज़न है। तो बाय एड्रेसिंग, अगर हम इन इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म कर दें, वुमेन्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं, केयर एंड कोऑपरेशन को बढ़ाएं, तो ह्यूमन सेंटर्ड पीस लेके आया जा सकता है। तो दैट इज योर फेमिनिस्ट अप्रोच, फेमिनिस्ट थ्योरीज अबाउट पीस। फिर आप देखेंगे कि जो आपकी एनवायरमेंटल अप्रोच है वो क्या है। ओके, जस्ट अ मिनट। एनवायरमेंटल अप्रोचेस लिंक इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी विथ पीस। कि अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हो, मतलब आप जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूज़ कर रहे हो सॉरी एक सेकेंड। एनवायरमेंटल जो अप्रोच है वो इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को पीस के साथ क्या करती है, जोड़ती है। यानी कि अगर देश के अंदर रिसोर्सेज की स्कैरसिटी नहीं होगी, एनवायरनमेंट खराब नहीं होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होंगे। तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण क्या करता है, पृथ्वी और संसाधनों की स्थिरता को शांति से जोड़ता है। दे रिकॉग्नाइज दैट रिसोर्स स्कैरसिटी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज ऑफन ट्रिगर कॉन्फ्लिक्ट। कि जब भी हमारी रिसोर्स स्कैरसिटी यानी कि संसाधनों की कमी हो जाती है, हमारे पर्यावरण का क्षरण यानी कि एनवायरनमेंट हमारा डिग्रेड हो जाता है, या फिर जलवायु में परिवर्तन आ जाता है यानी कि क्लाइमेट पूरा चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष होता है। तो हमें यहाँ पे प्रमोट करना है सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट को। ठीक है, सतत संसाधन प्रबंधन को प्रमोट करना है, इकोसिस्टम्स को हमें प्रोटेक्ट करना है, और प्राकृतिक संसाधनों तक हमारी जो पहुंच है वो समान होनी चाहिए। यानी कि हर किसी के पास नेचुरल रिसोर्सेज तक एक्सेस होना चाहिए, वो भी इक्विटेबल। ठीक है, जब आपका जो है लॉन्ग टर्म पीस स्थापित हो सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो फेमिनिस्ट अप्रोच है और जो आपके एनवायरमेंटल अप्रोच है वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। इन दोनों अप्रोचेस ने जो पुराने समय में पीस, शांति क्या होती थी गाइस, पुराने ट्रेडिशनली हम देखते थे तो कि हाँ ठीक है वॉर नहीं हो रही है तो शांति है। ठीक है, बट अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आ गई, इक्वालिटी भी होनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी भी होनी चाहिए, नेचर के साथ हार्मनी में भी रहना है, देन यू कैन एस्टैब्लिश ट्रू पीस। नाउ अगला क्वेश्चन है कि जो मीडिएशन एंड नेगोशिएशन है उस कॉन्सेप्ट को आपको बताना है। तो मीडिएशन एंड नेगोशिएशन बोथ आर द की टूल्स इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है तो मीडिएशन इंपॉर्टेंट है और नेगोशिएशन भी। जैसे कि गाइस देखो, मीडिएशन में क्या होता है, न्यूट्रल थर्ड पार्टी आती है, दो लोगों में लड़ाई हो रही है तो उसमें एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी आएगी जो कि उनके डिसीजंस को, दोनों की सिचुएशंस को सुनेगी और उनके बीच में डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रोमाइज करवाएगा, उसे हम कहेंगे मीडिएटर। ठीक है, मीडिएटर का, मध्यस्थ का ये काम होगा, और मोस्टली हम इसको पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में देखते हैं, वर्क प्लेस डिस्प्यूट्स में हम इसको देखते हैं। नेगोशिएशन होगा, दो पार्टीज आपस में बात करेंगी और अपने मुद्दे को खुद ही सुलझा लेंगी, दैट इज योर वार्ता। तो वार्ता में विवादित पक्ष सीधे संवाद और सौदेबाजी के माध्यम से अपने मतभेदों का समाधान खुद से ढूंढेंगे। मध्यस्थता के विपरीत वार्ता में तीसरा पक्ष जरूरी यहाँ पे नहीं होगा, थर्ड पार्टी जरूरी नहीं होगी। नाउ आप कंक्लूजन में बताएंगे दैट बोथ मीडिएशन एंड नेगोशिएशन दे बोथ आर इम्पॉर्टेंट अगर आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और लंबे समय तक पीस को अचीव करना है, नॉट थ्रू फोर्स। ठीक है, किसी भी प्रकार का बल द्वारा नहीं, बल्कि समझ के द्वारा, समझौतों के द्वारा और आपस में सहमति के द्वारा मीडिएशन एंड नेगोशिएशन से आप क्या कर सकते हो, पीस को अचीव कर सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए
All the best for your exam preparation and also for your exams.